पाकिस्तान तारीख के एक बदतरीन सैलाब से दो चार है। सर्दियाँ सर्दियाँ नहीं रहेंगी, गर्मियाँ गर्मियाँ नहीं रहेंगी। मौसमी तब्दीली यही तो है। गिलगित बल्तिस्तान, वहाँ ग्लेशियर जो थे फट गए थे। चिलास और मुख्तलिफ इलाकों में पत्थरों का एक नहर बह रहा, दरियाओं के किनारे हम हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, फिर फ्लड आते हैं तो हम परेशान हो जाते हैं। हम एक गरीब मुल्क है, 300 अरब रुपए का ये बंद बनाना चाहते हैं। पाकिस्तान तारीख के एक बदतरीन सैलाब से दो चार है। पानी जो है वो हमारे शहरों में, हमारे घरों के अंदर तक पहुंच चुका है। क्या खतरा जो है वो हमारे सर पर मंडला रहा है? इस हवाले से बात करने के लिए एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट और लॉयर भी हैं अहमद राफे आलम हमारे साथ मौजूद हैं। सर, रिसेंटली अभी आप ही का एक प्रोग्राम देखा जिसमें आपने कहा कि सर्दियाँ सर्दियाँ नहीं रहेंगी, गर्मियाँ गर्मियाँ नहीं रहेंगी। किस तरफ जा रहे हैं हम, कैसे निपट सकते हैं इससे? मौसमी तब्दीली यही तो है। मौसम तब्दील हो रहा है, हमारी आंखों के सामने तब्दील हो रहा है। बिल्कुल, उसके असरात भी आई थिंक उसके असरात यही हैं कि गर्मियों में शदीद इजाफा होगा और साथ जो बारिशें होंगी उनके वाकया कहाँ बारिश गिरेगी और उनकी शिद्दत पे भी फ़र्क पड़ेगा। और वो हम देख रहे हैं इन सैलाबों के नतीजा, ये इसका सिलसिला चल रहा है। अभी मैं इन सैलाबों के बारे में ये नहीं कह सकता कि ये मौसमी तब्दीली का नतीजा है, ठीक है। अभी वो रिसर्च अभी तक नहीं आई, लेकिन ज़रूर बारिश बहुत हुई थी। मुख्तलिफ पाकिस्तान के इलाकों में सैलाब गुजरा था, गुजर रहा है और नुकसान हम देख रहे हैं। पाकिस्तान जो है वो 2022 से क्लाइमेटिक रिस्क इंडेक्स में टॉप पे है। 2022 से है, ऑब्वियसली कोई एक्शन नहीं लिया गया एंड हियर वी आर, यहाँ पर हैं हम। सैलाब ने जो है वो तकरीबन पूरे मुल्क में तबाही मचा दी है। देखिए 2022 का जो फ्लड था, सबसे पहले वो फ्लड केपीके के अंदर हुआ था और फिर सिंध और बलूचिस्तान के इलाकों के ऊपर जो बारिश हुई थी उसके नतीजे से वो जो बारिश जहाँ हुई थी वहाँ पानी को कोई रास्ता नहीं था सिंधु वापस जाने का, तो वो एक झील सी पैदा हो गई थी, 100 किलोमीटर की झील जिसके नतीजे में इतना नुकसान वहाँ आया था। ठीक। उस सैलाब के बाद बलूचिस्तान और सिंध के अंदर जो बारिश पड़ी थी, अक्टूबर 2022 में इंपीरियल कॉलेज लंदन की एक रिपोर्ट थी जिन्होंने उन्हें कहा था कि उस इलाके पे जो बारिश हुई थी उसमें 50% से ज़्यादा शिद्दत जो थी वो मौसमी तब्दीली का नतीजा थी। तो उन फ्लड्स का हम सीधा कह सकते हैं कि वो कुदरती एक आफत नहीं थी, वो मैन मेड डिजास्टर था, क्लाइमेट चेंज का। ठीक है। 2025 के फ्लड्स थोड़े से मुख्तलिफ हैं, मुख्तलिफ इलाकों में आए हैं और अभी वो एट्रीब्यूशन की रिपोर्ट छपी नहीं है या पूरी नहीं हुई जिससे हम कह सकते हैं कि इसका मौसमी तब्दीली के साथ कोई ताल्लुक है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान में फ्लडिंग हुई थी वो स्टार्ट हुई थी जून जुलाई में गिलगित बल्तिस्तान में। गिलगित बल्तिस्तान में बरसात के बादल नहीं पहुंचते, वो पहाड़ नहीं टाप कर सकते, तो वहाँ बारिशों का सैलाब नहीं था, वहाँ ग्लेशियर जो थे फट गए थे, वो भी मौसमी तब्दीली का नतीजा है। बिल्कुल। तो वो आप देख रहे थे कि चिलास और मुख्तलिफ इलाकों में पत्थरों का एक क्या कहते हैं नहर बह रहा था। क्लाउड बर्स्ट का नाम दिया। क्लाउड बर्स्ट वहाँ नहीं हुआ, ये गिलगित बल्तिस्तान में वो स्वात वाली साइड पर, वो स्वात वाली साइड पे थी और वो क्लाउड बर्स्ट एक छोटे से रकबे पे शदीद बारिश हुई थी। क्लाउड बर्स्ट की डेफिनेशन मेरा मेट डिपार्टमेंट कहते हैं कि 100 या 150 मिलीमीटर 1 घंटे या 2 घंटे के अंदर गिरेगा तो उसको हम XYZ क्लाउड बर्स्ट। तो वो क्लाउड बर्स्ट हो या ना हो, शदीद बारिश एक छोटे से रकबे पे हुई थी और उसके नतीजे में जो आप ये दरख्त हम काटते हैं पहाड़ों में, तो वो डिफॉरेस्टेशन की वजह से पानी को रोकने के कोई रास्ते नहीं थे। आमतौर पे जब दरख्त लगे होते हैं तो पानी जब गिरता है बारिश का तो वो नीचे आते आते थोड़ा सा रुक जाता है। तो ये फ्लैश फ्लड में जो इजाफा हुआ था वो ट्री कटिंग की वजह से हुआ था, लेकिन फ्लैश फ्लडिंग ज़रूर केपी के अंदर हुई थी और वहाँ नुकसान भी तकरीबन आधे से ज़्यादा लोग जो मरे हैं पाकिस्तान के अंदर पिछले 2-2.5 महीनों के अंदर वो केपी के अंदर मरे थे फ्लैश फ्लड के अंदर। जो पंजाब के अंदर फ्लड आया था वो था चूंकि अगस्त के आखिरी हफ्ते के अंदर शदीद और मुसलसल बारिश हुई थी कसूर, लाहौर, नारोवाल, सियालकोट और हिंदुस्तानी साइड पे उनका मकबूजा कश्मीर, हिमाचल और पंजाब के ऊपर, और उसके नतीजे में जो पंजाब के दरिया हैं वो उठे थे। चिनाब, ब्यास, रावी और सतलुज ये सब उठे थे और उनका पंजाब और हमारा पंजाब जो है वो सैलाब के नीचे आ गया था। तो ये 3 मुख्तलिफ सैलाब और ये सारा पानी जो है आहिस्ता आहिस्ता बहता सिंध जा रहा है और सिंध के अंदर सैलाब शुरू हो गया। दरियाओं के किनारे हम हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, बिल्कुल ऐसा ही है। पहाड़ों के बगलों में हम हाउसिंग स्कीमें बनाते हैं, वहां पर बारिश होती है और फिर फ्लड आता है तो हम कहते हैं परेशान हो जाते हैं कि हम वल्नरेबल क्यों हैं। वल्नरेबल इसलिए कि वंस योर गरीब मुल्क है और दूसरा हम फैसले जो कर रहे हैं हुक्मरानी के वो दुरुस्त नहीं है। ठीक है। जैसे कि आपने पहले कहा कि हम एक गरीब मुल्क हैं, तो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारा उसको बदलना पड़ेगा अगर हमें इन फ्लड से बचना है, क्योंकि आपके मुताबिक भी और क्लाइमेटिक चेंज के हिसाब से भी ये सैलाब आते रहेंगे, अब क्लाइमेट चेंज होता रहेगा। बट क्लाइमेट चेंज का हम इस वक्त देखें, लोग जो अंदाजा कर रहे हैं वो गलत है। 2010 के फ्लड्स के बाद
جو ناردرن ایریاز میں انفراسٹرکچر دوبارہ بنے تھے, جو پل دوبارہ بنے تھے, سڑکیں جب نئی بنی تھیں, تو پل کی جو ہائٹ ہے وہ 10-15 فٹ اونچی کر دی گئی تھی اگلے سیلاب سے بچنے کے لیے. مگر 2022 میں جو سیلاب آیا تھا ناردرن ایریاز میں, وہ بھی انفراسٹرکچر لے گئے, بیکاز کلائمیٹ چینج اتنی بڑی چیز ہے, ہمیں پتہ نہیں کہ اگلا سیلاب آپ کتنا بڑا انفراسٹرکچر بنا لیں گے. قدرت جو چیز ہے وہ انفراسٹرکچر کو نہیں دیکھتی. وی کین اونلی پریپیئر آور سیلف سو مچ. مگر ہم غریب ملک بھی ہیں, انفراسٹرکچر میں اپ گریڈز بھی کرنے ہوں گے, لیکن اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے. اگر آپ جیسے لاہور میں شاہدرہ کے قریب جو پل ہے وہ دریائے راوی کو تنگ کرتا ہے, اور اس کے نتیجے میں شاہدرہ میں کبھی کبھی فلڈنگ ہو جاتی ہے. اس سے بچنے کے لیے آپ کو پل جو ہے بڑا کرنا پڑے گا, اس میں کروڑوں اربوں روپے لگیں گے. ٹھیک ہے جی, اس طرح کی چیز آپ کو کرنی ہے. گاؤں میں تو سیلاب ہم دیکھ رہے ہیں کافی سالوں سے آ رہے ہیں. اس دفعہ جو بڑے شہر ہیں, لاہور ہے جیسے کہ یہاں پنجاب کے جو بڑے سٹیز ہیں وہ بھی اس سے نہیں بچ سکے. لاہور کے جو کافی علاقے ہیں وہ بھی پانی کے نیچے چلے گئے. کون ذمہ دار ہے اس کے پیچھے؟ دیکھیں, اگر آپ دریا کے کنارے یا تو قبضہ کر کے ذرائع کریں گے یا قبضہ کر کے اپنی ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے, تو دریا جب فلڈ ہوگا تو آپ متاثر ہوں گے. اب میں خود غلط فہمی کا شکار تھا. میں سمجھتا تھا کہ ہندوستان نے جب راوی پہ تھین ڈیم بنا دیا تھا تو راوی میں فلڈنگ کے امکانات بہت کم ہوں گے. لیکن ان بارشوں نے میری غلط فہمی کو واضح کر دیا ہے کہ ان ڈیم کے باوجود, اور ہم یہاں کہتے ہیں کہ ڈیم بناؤ اس سے فلڈ رک سکتا ہے, اگر ڈیم سے فلڈ رک سکتا تو وہ تھین ڈیم سے ہمارے ہاں فلڈ بھی رک سکتا تھا. ایسا ہوتا نہیں ہے. تو فلڈنگ جو ہے وہ قدرتی چیز ہے. دریا فلڈ ہوتے ہیں اور لوگوں نے رسک لیا ہے ہاؤسنگ سوسائٹیز وہاں بنا کر. لیکن میں یہ بھی کہوں کہ اگر آپ تھوڑی سی سائنس اور ٹیکنالوجی استعمال کر لیں, جیسے وہ میں آپ کو بتا رہا تھا نیدرلینڈز جو ہے وہ سمندر کے نیچے ہے مگر وہاں فلڈنگ نہیں ہوتی. انہوں نے پیسے ٹیکنالوجی لگا کر اپنے بندوں کو بچایا. سملرلی یہ ہاؤسنگ ڈیولپرز یا پراپرٹی ڈیولپرز اپنے منافع سے تھوڑا سا پیسہ نکال کے اپنی مرسیڈیز بیچ کر اپنے انویسٹرز کی جو انویسٹمنٹ ہے ان کو تو بچا لیں. کوئی اچھے بند لگا کے, آپ دریا کے اندر شہر بنا لیں, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن اس کی تیاری تو آپ کر لیں. تھوڑی سی پلاننگ پراپر ہونی چاہیے. یہاں تو بالکل کوئی پلاننگ نہیں تھی. ہاؤسنگ اسکیمز اور ہاؤسنگ اینڈ پراپرٹی ڈیولپرز کی لالچ کی وجہ سے یہ ہوا ہے. سر, روڈا پہ بھی بہت زیادہ بات ہو رہی ہے فلڈ کے بعد, ہر کوئی اس کا نام لے رہا ہے, اور جن کو نہیں بھی پتا تھا ان کو بھی یہ پتا چل گیا روڈا کا. راوی کے ارد گرد ایک شہر بسانے کا خواب 20 سال سے لوگ دیکھتے آ رہے ہیں. 2019-20 میں جب پی ٹی آئی کی حکومت تھی, پنجاب اسمبلی نے قانون سازی کر کے راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کا قانون بنایا, جس کے تحت, اس قانون کے تحت راوی کے ارد گرد ایک شہر بننا ہے, اور اس شہر کو بسانے کے لیے اور تیار کرنے کے لیے اور اس کو پلان کرنے کے لیے ایک روڈا راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی بنائی گئی ہے. روڈا کو انلیگل یا غیر قانونی کہنا غلط ہے, کیونکہ یہ قانون سازی کے نتیجے سے ہی تو بنا ہے. تو اس لحاظ سے اٹس ناٹ انلیگل. لیکن چند سال پہلے 2022 میں جنوری میں لاہور ہائی کورٹ کا ایک 208 پیج کا فیصلہ آیا تھا, جہاں روڈا کا جو ماسٹر پلان ہے اس کو غیر قانونی ادا کر دیا گیا تھا. اس کے خلاف حکومت پنجاب نے اپیل فائل کی ہوئی ہے سپریم کورٹ میں, اور سپریم کورٹ میں نے وہ اپیل سننے تک راوی اربن ڈیولپمنٹ اتھارٹی کو پرمیشن یا اختیار دیا ہے کہ وہ چند مخصوص رقبوں پہ یا علاقوں پہ اپنا کام جاری رکھ سکتے ہیں. تو اس وقت روڈا جو ہے وہ ایک سپریم کورٹ کے سٹے آرڈر پہ چل رہا ہے. ہائی کورٹ نے تو اس کے ماسٹر پلان کو انلیگل ڈکلیئر کر دیا تھا, اور اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ اس وقت عدالت کے اندر جب روڈا سے پوچھا گیا کہ آپ نے فلڈ کے حوالے سے کوئی اسیسمنٹ کی ہے, تو پتہ چلا انہوں نے نہ فلڈ فورکاسٹنگ کمیشن سے یا اریگیشن ڈپارٹمنٹ سے یا فلڈ کے متعلق کسی بھی ادارے سے مشورہ لیا تھا. لیکن روڈا کی جتنی بھی اتھارٹیز ہیں ان کا دعویٰ ہے کہ ابھی جو ریور فرنٹ بننے جا رہا ہے راوی پر, اس کے بعد جو ہے وہ فلڈنگ کا خطرہ لاہور میں تو کم سے کم بہت کم ہو جائے گا. فلڈنگ کا خطرہ تب ہوتا ہے جب آپ لالچ سے دریا کے کنارے ہاؤسنگ اسکیم بنائیں گے. اگر آپ پیسے استعمال کر کے بند بنا کر اپنی انویسٹمنٹ کو بچا سکتے ہیں تو بے شک کرتے رہیں. دیٹس ناٹ دا پرابلم. دا پرابلم از انلیگل آکوپیشن. اب میں سمجھتا ہوں کہ آپ دریا کے کنارے اور اس کے ساتھ جو فلڈ پلین ہے 1 کلومیٹر تک, اس کو ایز نیچرل چھوڑ دیں تاکہ آگے آنے سالوں میں اگر فلڈ ہوگا تو وہ کسی شہر کے علاقے کے اندر نہیں آئے گا, اور آپ کو یہ اربوں روپے خرچ کر کے بند نہیں بنانا پڑے گا. ایک غلطی کے پیچھے, روڈا کے پیچھے اور پیسے نہیں پھینکنے چاہیے. 300 ارب روپے کا یہ بند بنانا چاہتے ہیں. ہم ایک غریب ملک ہیں, ٹھیک ہے, یہ ہمالیین دریا ہے, یہ فلڈ ہوگا, آپ بس فلڈ پلین کے اندر قبضہ نہ کریں.
ओके या अगर आपने कब्जा करना है तो टेक्नोलॉजी बनाकर आप अपने आप को बचा लें। ये जो फ्लड आया है इस दफा, इसने लाहौर में बहुत सारी इलीगल सोसाइटीज और डेवलपर्स जो हैं उनका पोल खोल दिया। इलीगल हाउसिंग सोसाइटी वाले अपनी एनओसी लेके फिर रहे हैं कि हमें फलाना ने इजाजत दे दी, फलाने ने इजाजत दे दी। हम अपने गुस्से में, लाहौरी अपने गुस्से में आके कह रहे हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर। और हाँ, एक ऐसी हाउसिंग सोसाइटी है, लो इनकम हाउसिंग सोसाइटी, इसका नाम मैं भूल रहा हूँ, मैजिक सिटी या इस नाम के, वहाँ बड़ा थीम पार्क, वहाँ बड़ा नुकसान हुआ है। मगर वो भी जो शख्स था उसने इधर उधर जुगाड़ करके अपनी अप्रूवल्स ली हुई थी। तो फिर गलती किसकी बनती है? जिन्होंने वहाँ प्लॉट खरीदे, कि जिसने वहाँ डेवलपमेंट की, या उन अफसरों ने जिन्होंने इजाजत दी थी। ठीक है सर, लोग तो मासूम हैं फिर कि जिन्होंने वहाँ जाके प्लॉट्स खरीद लिए, वो समझते हैं कि उनके पास शायद इतनी अथॉरिटी नहीं है, या फिर उनके साथ तो बहुत जुल्म हुआ है, बहुत ज़्यादा जुल्म हुआ है। अब उनके साथ अब क्या किया जाएगा? इसमें कानूनी रास्ते कौन से इनके इंसाफ के? लोग अपने पैसे जोड़ के पूरी ज़िंदगी की कमाई जो है इन घरों में लगाते हैं, और वो एक बारिश, दो बारिशों के बाद बर्बाद हो गया। तो मेरा दिल बहुत टूटता है। मगर कोई कलेक्टिव, मेरा ख्याल सरकारी सतह पे एक सोच होनी पड़ेगी कॉम्पनसेशन के हवाले से। राइट, ठीक है। अच्छा, डैम्स के हवाले से भी हर साल फ्लड आता है, डैम्स के हवाले से भी बहुत ज़्यादा बात होती है। हाँ, तो डैम्स कोई अपना किरदार अदा कर सकते हैं? 2018 में प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान कह रहा था पानी खत्म हो जाएगा 2025 तक और हमें डैम बनाने की जरूरत है। फिर डायमर बादशाह डैम का फंड भी बना था। अब 2025 है, हमारा प्राइम मिनिस्टर उठ के कह रहा है कि सैलाब में हम पानी तो बहुत है अब, और डैम बनना चाहिए। तो दोनों सूरत हालों में डैम्स ही जो है ना उनके डिस्कस होते हैं। तो मैं समझता हूँ डैम्स के पीछे जो कंट्रैक्टर और लॉबी होती है वो बड़ी पावरफुल है। अच्छा, वो अपना काम दिखा रही है। आबी जारियत को भी बड़ा जिम्मेदार ठहराएगा। भारत ने पानी छोड़ दिया, हर साल छोड़ देता है भारत जब भी मुश्किल में होता है। नहीं, वो नहीं पानी छोड़ता, वो पानी इस्तेमाल करता है। जो पोंग, थीन और ये भाखड़ा डैम्स हैं, इनका पानी हिंदुस्तान, पंजाब और राजस्थान तक कनाल के जरिए पानी मुहैया करते हैं। अगर हिंदुस्तान ने पानी पाकिस्तान को फेंकना होता तो जो राजस्थान और पंजाब के फार्मर्स हैं उनको पानी ना मिलता, और वो एक सियासी मसला हो जाता है, और हिंदुस्तान ये नहीं करने को तैयार। दूसरा, अगर पानी रोके तो अगेन उनके फार्मर्स तक पानी नहीं जाएगा। आबे पता नहीं क्या है, ऐसी चीज़ नहीं है, इस वक्त नहीं है। अगर हाँ, हिंदुस्तान अगले 10-15 साल में अरबों डॉलर खर्च करके, फ़र्ज़ करें झेलम पे एक बहुत बड़ा डैम बना ले, तो हाँ, पाकिस्तान का पानी रुक सकता है। लेकिन उस डैम का फ़ायदा नहीं होगा, बिकॉज आप एक स्टोरेज डैम झेलम पे बनाएंगे, वहाँ कोई खेती बाड़ी तो है नहीं, पहाड़ी इलाका है, तो उस पानी के साथ आप करेंगे क्या? तो ज़ाया ही होगा एक किस्म का।